हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है जो कि एडिटोरिया का है, वॉल्यूम 2 का है। किसका है? वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है आपका बिहार दरोगा का, एडिटोरिया का। ठीक है, आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये पहला सवाल आपका, तो बनाइए इसका आंसर क्या होगा। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, 31 दिसंबर 1930 को, 8 मार्च 1924 को या 12 मार्च 1929 को? तो बताइए पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। तो 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? आपके विट्ठल भाई पटेल। तो ये भी पूछा जा सकता है, उस समय जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके अध्यक्ष कौन कौन थे? आपके विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे, जो आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के उस समय अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, दो कहाँ से बताइए क्या होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके संयोग से की गई थी? आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर या महादेव गोविंद रनाडे या इनमें से सभी? तो बताइए दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो आत्माराम पांडुरंग ने भी किया था, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने भी और एम.जी. रनाडे ने भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था आपका? 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 में जो है केशव चंद्र सेन के संयोग से, जो है केशव चंद्र सेन के संयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, इनके स्थापना में महादेव गोविंद रनाडे और देवेंद्र ठाकुर भी जो थे शामिल थे। तो इसकी स्थापना कब हुआ था आपका? 1866 में हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? अकबर के समय, जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय या बाबर के समय? बताइए, तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। औरंगजेब का शासनकाल कब तक था आपका? 1658 से कब तक था? 1707 तक। कब था? 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। तो काफ़ी कट्टर मतलब जो था। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? अहमद खां द्वारा, शाह आलम द्वितीय द्वारा या अकबर द्वितीय द्वारा या बहादुर शाह जफर द्वारा? तो चार का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर के द्वारा। तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल कितना था आपका? 1837 से 1857 तक था। ठीक है, लाल किला स्थित, ये कहाँ पे आपका लाल किला में स्थित है? हीरा महल को बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ पे लाल किला में स्थित है? हीरा महल। इसको जब बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड मिंटो प्रथम? तो बताइए पांच का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका? 1780 से कब तक हुआ था? 84 तक हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका? 1780 से 84 में हुआ था। ठीक है, इसी में जो आपका 1782 के पार्ट नोवा युद्ध में जो है हैदर अली जो आपका आयरकुट के हाथों मारा गया था। इसी 1782 के पार्ट नोवा युद्ध में जो है हैदर अली आयरकुट के हाथों मारा गया था। इसके बाद जो है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जो शासक बना था। फिर जो है 84 तक युद्ध चला था आपका। फिर 84 में जो है अंग्रेज और टीपू सुल्तान भी संधि हो गया। ठीक है, तो ये संधि का क्या नाम था आपका? दूसरा जो संधि हुआ था आपका मंगलोर का संधि था। अब पहला जो हुआ था कौन सा संधि था आपका? मद्रास से संधि था। ठीक है, पहला जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। इसमें कौन सा संधि हुआ था आपका? इसमें हुआ था मद्रास से संधि हुआ था। और 1780-84 में जो हुआ था, तो इसमें कौन संधि हुआ आपका? मंगलोर की संधि हुआ। कौन सा? मंगलोर की संधि। और तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1790 से 92 हुआ था। 1790 से 92 हुआ। इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये सारे आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में, कराची में, अमृतसर में या नई दिल्ली में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? ढाका में। तो किसके नेतृत्व में? तो आगा खां और सलीम उल्ला खां, आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा जो है 1906 में 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में किया गया था। ठीक है। इस लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड मिंटो था। इसकी जब स्थापना हुआ था 1906 में, इस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो कौन था आपका? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर के संबोधित किया था? सावरकर ने, टी.आर. होम्स ने या डिजरायली ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? डिजरायली ने किया था। तो 1857 के विद्रोह को डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। और बी डी सावरकर, और आपका जो पी.डी. सावरकर है, इन्होंने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति को बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए 8 का आंसर बताएं क्या होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प जो आपका सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह है और एक तरफ नेतृत्व करता है। तो बताइए 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अहम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने, सही आपका। खांसी का किया था, खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने, यह भी सही आपका। नील विद्रोह का किया था दिगंबर विश्वास, और एक और थे विश्वास बंधु ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये 2 भाई थे, एक दिगंबर विश्वास थे और एक और थे। तो ये दोनों ने मिलकर किया था, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये सही आपका। तीसरा भी सही आपका। और ताना भगत आंदोलन, ताना भगत विद्रोह अली मुश्ताक के नेतृत्व नहीं हुआ था, ये आपका गलत है। तो ये आपका क्या गलत है? अली मुश्ताक के नेतृत्व में क्या हुआ था? आपका मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? आपका केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, तो अली मुश्ताक के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? आपका मोपला विद्रोह हुआ था, जो केरल में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1920 से 22 में हुआ था। 1920 से 22 में हुआ था। अली मुश्ताक के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था, 1920 से 22 में हुआ था। ठीक है, तो ताना भगत विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ताना भगत विद्रोह जो है आपका जतरा भगत के नेतृत्व किया गया था। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में जो आपका ताना भगत विद्रोह जो है किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? आपका 1914 में हुआ था। ये कब हुआ था आपका ताना विद्रोह? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्तमान में झारखंड, जहाँ पे आपका है, उस समय आपको बिहार का पार्ट था, लेकिन अब भी क्या वर्तमान झारखंड हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्तमान झारखंड में हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया था? आपका भगत जतरा भगत ने किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ याद रखिएगा। में हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वर्गाकार एवं आयताकार, वृत्ताकार एवं त्रिकोणीय, वृत्ताकार एवं वर्गाकार, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए नो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर वर्गाकार एवं आयताकार। ठीक है, और ये मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ की खोज कब हुआ था? आपका 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में मेहरगढ़ की खोज किया था। किसने किया था? जीन फ्रैंकोइस जारिके तथा कैथरीन जारिके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जीन फ्रैंकोइस जारिके तथा कैथरीन जारिके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 2 पर्सन द्वारा किया गया था। यहाँ से वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुआ है, और यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ के प्रमाण मिले हैं। जानवरों के हड्डियों का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? आपका मेहरगढ़ से मिला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? आपका कौन सा आपका गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो आपका कौन सा गलत है? ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, ये आपका गलत है। पहला ये आपका जो है गलत है। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? आपका मुख से हुआ। कहाँ से हुआ? आपका पुरुष के मुख से हुआ। कहाँ से हुआ? मुख से हुआ। ठीक है, कानों से नहीं हुआ। कहाँ से हुआ? आपका मुख से हुआ। कहाँ से हुआ है? मुख से हुआ, पुरुष के मुख से हुआ। ठीक है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? कानों से नहीं, कहाँ से हुआ? मुख से। तो पूछा गया कौन सा गलत है हमारा? तो पहला ही हमारा जो है गलत है, और बाकी आपका सही है। क्षत्रिय की उत्पत्ति जो पुरुष के भुजाओं से हुआ है, ये सही है आपका। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुषों जांघों से हुआ, ये सही है आपका। तो इसमें पूछा गलत, तो गलत कौन सा हमारा? पहला गलत है। कानों से नहीं, कहाँ से हुआ? आपका मुख से हुआ। ठीक है, अब पूछा गया वैश्य की उत्पत्ति कहाँ? जांघों से हुआ। शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? पैरों से हुआ है। और एक पूछा जाए शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? पैरों से हुआ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? न्यायाधीश को, धम्म महामात्र को, सम्हारता को, या अमात्य को? बताइए 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धम्म महामात्र को। किसको? धम्म महामात्र को।
तो सम्राट अशोक ने अपने क्षेत्रों के सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अशोक के समय में सम्राटा राजस्व से संबंधित अधिकारी होता था। सम्राटा जो होता था यह राजस्व से संबंधित अधिकारी होता था अशोक के समय। ठीक है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? पांड्य वंश, चोल वंश, मौर्य वंश या वाकाटक वंश? तो बताइए 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन? चोल वंश। तो संगोल एक प्रतीक है जो चोल वंश से संबंधित है। यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता है तो इसे संगोल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? संगोल के माध्यम से होता है। चलिए 13 का आंसर बताइए क्या होगा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? कश्मीर का, जूनागढ़ का, हैदराबाद का या बी तथा सी दोनों का? तो बताइए 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से? हैदराबाद। तो ऑपरेशन पोलो कब किया गया था? ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद को। तो ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिलाया था। अब बताइए स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डैनिश? तो बताइए 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? पुर्तगाली। तो ये कब हुआ था आपका? स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 में हुआ था। कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। 1612 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यह युद्ध अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के मध्य हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। यह क्या था? एक नौसैनिक युद्ध था। चलिए 15 का आंसर बताइए क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कौन सी घटना जो है घटित हुई थी? ठीक है, तो बताइए। मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच भूख हड़ताल, ये नहीं हुआ था। ये तो आपका कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ये कब हुआ था आपका? 1918 में हुआ था। ये कब हुआ था आपका? 1918 में हुआ था। ठीक है। और हंटर आयोग का गठन, हाँ ये हुआ था आपका 1919 में हुआ था। तो ठीक है, ये आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, ये सही है आपका। तो दूसरा पूछा कौन सा आपका घटित हुआ था? कौन सा हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका घटित हुआ था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा चरखा एवं खादी को अधिक प्राथमिकता दिया गया था, ये आपका गलत है। तो पूछा कौन सा सही है हमारा? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास हुई थी। यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए। इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। चलिए 16 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो सुमेलित आपका नहीं है, कुछ बताइए। तो 16 को बताइए कौन सा हो जाए, कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी आपकी मूसी नदी है नहीं। गोदावरी की सहायक नदी जो है मूसी नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी जो आपका मूसी नदी नहीं है। तो आपका पहला ही जो आपका गलत है, तो पहला ही आपका जो गलत है। तो गोदावरी की सहायक नदी आपका जो है मूसी नहीं है। ठीक है, मूसी जो है किसकी सहायक नदी? आपका मूसी आपका जो है आपका मूसी जो आपका कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी जो किसकी सहायक नदी? आपका कृष्णा की। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी। मूसी जो आपका किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो गोदावरी की आपकी सहायक नदी कौन कौन सी आपकी याद रखिएगा? कौन सा? पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजीरा, पूर्णा तथा बड़धा। पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजीरा, पूर्णा तथा बड़धा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। मूसी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और बाकी आपका जो है सब सही है, लेकिन आपका पहला ही जो आपका गलत है। पूछा है कौन सा आपका गलत? सुमेलित नहीं, कौन सा? पहला। तो 16 का क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? बताइए 17 का बताइए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है आपका? पवनों का विक्षेपण है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति है, दिन रात का होना है, लेकिन ऋतु परिवर्तन, ये आपका गलत है। ऋतु परिवर्तन नहीं है। तो जो पृथ्वी घूर्णन का जो कारण आपका ऋतु परिवर्तन नहीं है। ऋतु परिवर्तन किससे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण से होता है। किससे? परिक्रमण, मतलब जो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाता है उससे आपका क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ना कि पृथ्वी घूर्णन। पृथ्वी जब अपने एक्स पर घूमता है उससे आपका ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाता है, जब पृथ्वी पर परिक्रमण करता है उससे आपका ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो 17 का आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी। यह जो आपका पृथ्वी घूर्णन का नहीं, किसका है? पृथ्वी के परिक्रमण का जो है प्रभाव है आपका ऋतु परिवर्तन। ठीक है, इसे याद रखिए।
तो पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। किससे? पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन रात का होना होता है, पवनों का विक्षेपण तथा कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है। ठीक है, आपको बता दिया गया था। चलिए 18 का आंसर बताइए क्या होगा। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? बताइए 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो खमसिन जो है किस देश के स्थानीय पवन आपका, कहाँ का आपका? यह मिस्र का। कहाँ का आपका? ये मिस्र का। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कहाँ आप और याद रखें अर्जेंटीना का जो स्थानीय पवन का क्या नाम है आपका? अर्जेंटीना का जोंडा। क्या नाम है? जोंडा। क्या नाम है? जोंडा जो है आपका अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है। ठीक है, और अमेरिका का कौन आपका? चिनूक। कौन सा? अमेरिका का चिनूक है। ठीक है, और न्यूजीलैंड का क्या? नॉर्वेस्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। चलिए 19 का आंसर बताइए क्या होगा। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो बताइए 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 शीतोष्ण शंकुधारी वन। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण शंकुधारी वन। तो वर्तमान में शीतोष्ण शंकुधारी वन के फैलाव की प्रतिशतता विश्व में सर्वाधिक है। यह वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपका? मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला का 19 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए 20 का आंसर बताइए क्या होगा। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बताइए। बृहद हिमालय या पीर पंजाल या लद्दाख बजास्कर, बृहद हिमालय बजास्कर या काराकोरम या लद्दाख। तो किस पे है आपका? ऑप्शन नंबर 1। किस पे? हमारा ऑप्शन नंबर 1 पे। तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य जो है आपका कश्मीर घाटी स्थित है। तो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक, चलिए किस कारण से बताइए क्या होगा। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो पहचानिए क्या हो जाएगा हमारा। शिवकिला कहाँ हमारा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और नाथुला कहाँ आपका? सिक्किम में। कहाँ आपका? सिक्किम में। नाथुला कहाँ आपका? सिक्किम में। ठीक है, अलीपुर कहाँ आपका? उत्तराखंड में। कहाँ आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, अब बॉमडिला कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? पहले देखिए, पहले क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा पहले शिवकिला हो जाएगा। क्या? हिमाचल प्रदेश में हमारा पहले क्या? शिवकिला। तो पहले हो जाएगा शिवकिला हो जाएगा, पहले हो जाएगा शिवकिला हो जाएगा। ठीक है, अब शिवकिला बाद देखिए क्या आ जाएगा। शिवकिला बाद क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा। क्या आएगा आपका? उत्तराखंड। तो लिपू लेक कहाँ आपका? उत्तराखंड में। 2 नंबर पे आपका नाथुला आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपका? सिक्किम आएगा। क्या आएगा? सिक्किम। ये आपका लिपू लेक हो गया 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, सिक्किम में क्या? नाथुला है। ठीक है, उसका बॉमडिला। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारा? बॉमडिला आएगा, अरुणाचल प्रदेश का आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। तो पहले आपका शिवकिला आएगा क्योंकि आपका हिमाचल प्रदेश में है। पहले आपका शिवकिला आएगा, फिर क्या? लिपू लेक आएगा जो कि उत्तराखंड में है 4, फिर आपका क्या? नाथुला आएगा सिक्किम में जो है 2, फिर बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में 3। तो देखिए पूछा गया है पश्चिम से पूरब, तो कौन सा क्रम होगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो 21 का हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। किसको? अंडमान को निकोबार से करता है, अलग करता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कभी कभी डेप्थ में तो पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कौन सा अंडमान और कौन सा निकोबार। तो कौन सा याद रखिएगा? लघु अंडमान। लघु अंडमान को किससे करता है? लघु अंडमान से किसको करता है? कार निकोबार को करता है। किसको? कार निकोबार। ठीक है, लघु अंडमान द्वीप से जो है कार निकोबार को जो अलग करता है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं? भूटिया, थारू, जौनसारी या इनमें से सभी। तो बताइए 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? भूटिया जनजाति करता है। तो ये भूटिया जनजाति आपका कहाँ पाया था? आपका सिक्किम में। कहाँ पाया था? आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। यह जो है ऋतु प्रवास किया करते थे। इस जनजाति के लोग मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं। इन्हें जो है इसे जो है लाचेन पस या लाचुंगस के रूप में जाना जाता है। इसे जो है लाचेन पस या लाचुंगस के रूप में जाना जाता है। चलिए 24 का आंसर बताइए क्या होगा। आम्र वर्षा मतलब मैंगो सावर संबंधित है आम की फसल के लिए, आमों की बौछार के लिए, आम का टपकना या बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से। तो बताइए 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसके लिए है?
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आम की फसल। किससे, आम की फसल। तो ये आपका कहाँ होता है, आपका आम्र वर्षा कहाँ होता है, आपका ये कर्नाटक और केरल में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक और जो है केरल में आपका ये जो आम्र वर्षा होता है। ठीक है, यह जो है मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, अप्रैल महीने में होती है। इस वर्षा के कारण आम के जो बारे होते हैं वो पेड़ से टूट टूट कर नहीं गिरता है। ठीक है, अतः यह आम की फसल के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। ये क्या होती है, आम की फसल के लिए क्या होती है, आपकी अच्छी होती है। तो 24 का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 का आंसर बताइए क्या होगा। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, उड़द, गेहूं, गन्ना या चावल। तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द की दाल फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है उड़द का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 26 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में जो है शामिल है, हस्तांतरण भुगतान, अंतिम वस्तु की बिक्री, प्रयोग किए गए वस्तु की बिक्री या वस्तु विनियमन एवं सेवाएं। तो बताइए 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम वस्तु की बिक्री। तो अंतिम वस्तु की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में जो आपका शामिल है, मतलब जीडीपी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी जो आपका अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। तो चलिए आते हैं 27 की तरफ। चलिए 27 का आंसर बताइए क्या होगा। पूर्ति श्रम अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। जेबीसे का बाजार से, रॉबिन्स के नियम से, मार्शल के नियम से या फ्रेडमैन के नियम से। तो बताइए 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 27 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किससे संबंधित आपका ऑप्शन नंबर है, किससे, जेबीसे का बाजार नियम से। ठीक है, तो पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह जेबीसे के बाजार नियम से संबंधित है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। खुसरो समिति का संबंध किससे है, कृषि साख से, राष्ट्रीय आय से, वस्त्र नीति से या चीनी उद्योग से। बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कृषि साख से। ठीक है, तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। ठीक है, अब कुछ समितियां आप याद रख सकते हैं, जैसे मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे, आपके बीमा क्षेत्र से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। अब भंडारी समिति का संबंध जो आपका ग्रामीण बैंक की संरचना से, किससे, ग्रामीण बैंक की संरचना से आपका भंडारी समिति का संबंध है। और महाजन समिति का संबंध आपका चीनी उद्योग से है। और सत्यम समिति का जो संबंध है आपका वस्त्र नीति से है। और गायपोरिया समिति का संबंध आपका बैंक सेवा सुधार से। तो ये सारे आप पॉइंट याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा। चलिए 29 का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया या इनमें से सभी। तो बताइए 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। कौन कौन सा, बैंक नीति दर द्वारा, और आपका खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा, और नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा, और तरलता संबंधी क्रिया द्वारा। तो ये चार चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, 29 का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी द्वारा। 30 का आंसर बताइए क्या होगा। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वारा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, 1989 में, 1993 में, 2004 में, 2009 में। बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। तो योजना आयोग द्वारा गरीबी के मापन हेतु 1989 में योजना आयोग द्वारा गरीबी के मापन हेतु 1989 में DT लकड़वारा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट पेश किया था। तो रिपोर्ट प्रकाशित किया था 1993 में, लेकिन इसका गठन कब किया गया था आपका, 1989 में। कब किया गया था, 1989 में जो है इसका जो है गठन किया गया था। और इसने रिपोर्ट अपनी प्रकाशित की थी 1993 में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए 31 का आंसर बताइए क्या होगा। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
किसके अंतर्गत आता है आपका? क्षेत्राधिकार जो आपका न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। किसके? तो उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके? तो अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं था, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 32 कहाँ से बताए क्या होगा? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, 32 का बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये आपका सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी आपका सही है। उपराष्ट्रपति बनने के हेतु 35 वर्ष की आवश्यकता होती है, ये भी सही है आपका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये बनने का उम्र कितना होता है? 35 ईयर्स होता है। ठीक है, तो आपका डी भी सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये आपको गलत है। उपराष्ट्रपति मतदान का अधिकार प्राप्त है, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। पूछा गया कौन सा सही नहीं है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही नहीं है। ठीक है, तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उपराष्ट्रपति जो आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे जो मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो आपको बताया गया था कि आर्टिकल 100 में जो है 50-50 जब रहेगा तो उस कंडीशन में जो है सभापति जो है वोट दे सकता है 50-50 के कंडीशन में। चलिए 33 कहाँ से बताया क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 39 का ख। क्या हो जाएगा? 39 का ख। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो राज्य अपनी नीति का क्रियान्वयन इस प्रकार करेगा कि जिससे भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा उचित तरीके से हो, जिससे सभी समूहों के हितों का सर्वोच्च रूप से ध्यान रखा जा सके। ठीक है, और 39 का गौ में क्या बताया गया? 39 का गौ में कि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत धन और उत्पादन के साधनों का जनसाधारण के विरुद्ध संकेंद्रण जो है ना हो। ठीक है, और 39 का घ में क्या बताया गया? 39 का घ में क्या बताया गया आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किसमें आपका? अनुच्छेद 39 का घ में। ठीक है, इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए 34 कहाँ से बताया क्या होगा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? 3, 4, 5 या इनमें से कोई सीमा निश्चित नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं बताइए। 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। कितने? 5 तरीके। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 5 तरीके कौन कौन सा आपका? पहला आपका जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, और देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। तो कौन कौन सा पांच जो है? तो जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। तो ये 5 तरीकों से जो है भारतीय नागरिकता को जो है प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का आंसर बताइए क्या होगा? संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जापान? तो बताए 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। किससे? कहाँ से? कनाडा से। तो कनाडा के संविधान से जो है ये लिया गया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा जो है आपका कनाडा के संविधान से जो है लिया गया। ठीक है, और कनाडा से क्या क्या लिया गया? आपका संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया, संघीय व्यवस्था जो आपका कनाडा से लिया गया। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी आपका कनाडा से लिया गया, और राज्यपाल का पद भी जो आपका कनाडा से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया आपका? ये भी कनाडा से लिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। तो ये सारी चीज़ आपको कनाडा से लिया गया, तो इसे याद रखिए। 35 का हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 का बताइए क्या हो जाएगा? श्रमिक संघ एवं फौजदारी की सूची का विषय है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 36 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसका है? समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। फिर इसका आंसर बताइए क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का जो अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 76 का, अनुच्छेद 88 या अनुच्छेद 82 का? बताइए 37 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 88। तो
भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग अनुच्छेद 88 के अनुसार जो है नहीं कर सकता, ठीक है। और महान्यायवादी के पद का जिक्र कितना है आपका, आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है जिक्र है। आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी का जो है पद के बारे में बताया गया, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए 38 का बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 38 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो आपका लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 39 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 5। बताइए 39 का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितने, 3। तो भारतीय राजवंश तो 1993 से पूर्व केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या, परंतु 1993 से यह जो है 3 सदस्यीय हो गया, ठीक है। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य शामिल है। इसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता का जो क्रम जो आपका गलत है, पूछा गया। तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद जो होता है आपका राज्यपाल होता है, कौन होता है, राज्यपाल होता है, जो कि अपने राज्य में, ठीक है। उसके बाद होता है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश होता है। उसके बाद कौन होता है आपका कैबिनेट मंत्री होता है, कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। ये जो है वरीयता का जो है एक क्रम है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा हमारा इसमें गलत हो जाएगा। तो 40 का क्या, देखिए उपराष्ट्रपति आपका, ठीक है, और प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर राज्य का राज्यपाल, ये आपका पहला तो आपका सही है। लोकसभा अध्यक्ष, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राजदूत, ये भी आपका सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, फिर जो है न्यायाधीश नियंत्रक, फिर महालेखा परीक्षक, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष, तो ये भी आपका जो है सही है। तो इनमें से जो आपका पूछा गया कौन सा आपका गलत है, तो इनमें से सारा जो आपका सही है, सभी जो आपका सही है। तो गलत आपका इसमें से कोई भी नहीं है। तो कौन हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो सारा जो आपका सारा सही है। तो पूछा गलत, तो गलत आपका इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 का आंसर बताइए क्या होगा। येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है, पुर्तगाल का, फ्रांस का, ब्रिटिश का या इटली का। बताइए 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, फ्रांस का। किसका, फ्रांस का। तो येलो बुक फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इटली का सरकारी दस्तावेज कौन सा आपका, इटली का कौन सा, इटली का आपका कौन है, ग्रीन बुक। कौन सा है आपका, ग्रीन बुक, ठीक है, ग्रीन बुक। कौन सा, ग्रीन बुक। और ये इटली का, और साथ में किसका, इटली और ईरान का, इटली और ईरान का सरकारी मतलब दस्तावेज कौन सा आपका, ग्रीन बुक। कौन सा, इटली और ईरान का कौन सा सरकारी दस्तावेज है, ग्रीन बुक, ठीक है। और नीदरलैंड, एक याद रखिए, नीदरलैंड का कौन सा आपका, ऑरेंज बुक। कौन सा, ऑरेंज बुक। नीदरलैंड का क्या आपका, ऑरेंज बुक, ठीक है। और बेल्जियम और जापान का क्या आपका, ग्रे बुक। कौन सा, ग्रे बुक। बेल्जियम और जापान का कौन सा आपका, ग्रे बुक है। कौन सा, ग्रे बुक। तो ये सारे आप पॉइंट याद रख सकते हैं। चलिए 42 का आंसर बताएं क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, 50, 51, 52 और 61। बताइए 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था आपका, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। और 26 जून को स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों ने जो है 50 देशों के प्रतिनिधियों ने जो हस्ताक्षर किया था। बाद में पोलैंड हस्ताक्षर कर इस संघ का जो 51वां सदस्य बन गया था, ठीक है।
तो 51वां सदस्य कौन बना था, इस पर हस्ताक्षर करने वाला आपका पोलैंड बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो उस टाइम कौन किया था, 50 देशों ने किया था, कितने 50 देशों के प्रतिनिधियों ने जिस पे हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का बताइए क्या हो जाएगा। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, इलाहाबाद में, मुंबई में। तो बताइए 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो भारतीय वायुसेना को 7 कमांड्स में विभाजित किया गया था, जिसमें पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका नई दिल्ली है एवं पूर्वी कमांड का मुख्यालय कौन सा आपका शिलोंग, कौन सा है शिलोंग। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कौन सा आपका है शिलोंग, और पश्चिमी कमांड का कौन है आपका नई दिल्ली। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली या कथक। तो बताइए 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ कुचिपुड़ी। तो राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। इस नृत्य शैली से कुछ संबंधित निम्न कथन। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है, और राजा रेड्डी भी आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है, और वेदांतम सत्यनारायण भी आपका जो कुचिपुड़ी से संबंधित है। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, 1986 में, 1989 में, 1996 में, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार, मान पहले जान लेते हैं मान बुकर पुरस्कार क्या है। तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो आपका 1969 को हुआ था। कब हुआ था, 1969 को जो है मान बुकर पुरस्कार की जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह जो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और अरुंधति रॉय को जो है यह कब दिया गया था आपका 1997। कब दिया गया था, 1997 में जो आपका अरुंधति रॉय को जो यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसमें से 1997 देखिए आपका ऑप्शन में नहीं है, तो कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 1997 में जो है अरुंधति रॉय को जो है मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। कब, 1997 में। चलिए 46 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना या राजस्थान। तो बताइए 46 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, तेलंगाना में। तो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। यह अभ्यारण्य जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। रेड डेटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, 1963 में, 1964 में, 1972 में, 1986 में। तो बताइए 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब, 1964 में। ठीक है, तो रेड डेटा बुक ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। इसका पहला प्रकाशन जो आपका 1964 में हुआ था। चलिए 48 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। बताइए 48 का बताइए क्या हो जाएगा। तो वो भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ते हैं तब जो है जैव विविधता में जो है परिवर्तन होता है। तो हमारा 48 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता जो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं जो है पाई जाती है। इसलिए जो आपका कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। चलिए 49 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। बताइए कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, किसके द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको आपको पता होगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी आपकी, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 का आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ आपका राज्य है। तो बताइए 50 का कौन सा आपका जो है सम्मिलित नहीं है। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, ये सही है आपका। नौकरी कहाँ को, मेघालय में, ये सही है। अगस्तमलाई आपका केरल में, ये सही है आपका। कंचनजंगा आपका सिक्किम में नहीं है। कंचनजंगा आपका कहाँ पे है आपका, कंचनजंगा आपका कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये कहाँ आपका, सिक्किम में। कहाँ आपका, यह सिक्किम में। कहाँ आपका, सिक्किम में। कंचनजंगा आपका सिक्किम में, ना कि आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 51 का आंसर बताइए। हृदय मांसपेशी को कहते हैं पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या एपिथेलियम। तो बताइए 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। 51 का आंसर हमारा बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मायोकार्डियम। क्या हो जाएगा, मायोकार्डियम। तो हृदय की मांसपेशियों के परत को मायोकार्डियम कहा जाता है। यह कार्डियो मायोसाइट्स से बनी होती है। मायोकार्डियम हृदय के सभी 4 कक्षों की दीवारों में पाया जाता है।
52 का बताइए आंसर क्या होगा। तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है किससे? शरीर की शक्ति से, शरीर की गति से, शरीर का लचीलापन से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किससे? शरीर का लचीलापन से। किससे? शरीर का लचीलापन से। ठीक है, चलिए 53 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन आपका नहीं है? तो आप जानते होंगे कीड़ा। कीड़ा जो होता है आपका, कीड़ा जो होता है या वसा में जो होता है घुलनशील होता है कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होता है आपका वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन बी और सी यह जो होता है आपका वसा में घुलनशील नहीं होता है। यह क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। किसमें होता है आपका? जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जो होता है आपका वसा में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, और आपका विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होता है आपको वसा में घुलनशील होता है। पूछा गया कौन सा आपका वसा में घुलनशील नहीं, कौन सा? बी और सी। तो बी और सी देखिए किसमें हमारा ऑप्शन है। तो देखिए बी हमारा किसमें, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका एक और देता, आपका सी देता तो वो भी हमारा सही होता था। बी और सी जो आपका वसा में घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा सी नहीं है, सिर्फ बी है। तो सिर्फ बी हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सी रहता तो दोनों हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? रचना व कार्य, स्थान व संबद्धता, परिमाण व आकार, या संधि एवं गतिविधि। बताइए 54 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, क्या? परिमाण एवं आकार। तो मानव शरीर की हड्डियां परिमाण एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत होती है। वयस्क मानव के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती है। वहीं शिशुओं में जो है आपका, शिशु में कितना होता है? 275 से कितना होता है? 300 तक होता है। 275 से 300 तक हड्डियां जो है पाई जाती है शिशुओं में। कौन सा उत्तक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पृष्ठीय उत्तक और उपास्थि। बताइए 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम उत्तक। क्या हो जाएगा? एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की और झुक जाते हैं? ठीक है, तो साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 56 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की खोज कब हुआ था आपका? ऑक्सिन हार्मोन खोज कब हुआ आपका? 1880 में हुआ। कब हुआ? 1880 में। किसने खोज किया था आपका? डार्विन ने किया था। किसने किया था? तो डार्विन ने जो है इसका खोज किया था। ठीक है, यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है, और जिब्रेलिन के आपको कल भी बताया गया था, जिब्रेलिन बारे में। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये बौने पौधे को लंबा कर देता है, ये याद रखिएगा। बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन जो आपका सत्य है? बताइए 57 को बताइए कौन सा आपका कथन जो है सत्य है? कौन सा? तो इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, यह आपका सही है। बाकी आपका पहला, दूसरा, तीसरा आपका जो गलत है। तो पूछा कौन सा कथन सही है? कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। ठीक है, 57 का क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तथा केंद्रिका दोनों ही अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं रहता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें जो 70S जो है राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 58 का बताइए आंसर क्या होगा। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण हैं मॉस और फर्न, मार्सिलिया एवं फर्न, मॉस और मार्केसिया, इनमें से सभी। बताइए 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया एवं फर्न। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे शरीर, जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें जल और खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन उत्तक पाया जाता है। फर्न तथा मार्सिलिया इस वर्ग के प्रमुख पौधे हैं। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में जो होता है आपका संवहन उत्तक नहीं होता है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है यकृत, अमाशय, हृदय, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसी से आपका अग्नाशय से लाइपेज आपका जो एंजाइम होता है अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? अग्नाशय से। तो अग्नाशय से आपका कौन कौन सा होता है? 3 होता है। टॉल याद रखिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ये आपका जो है इसको पूर्ण पाचक रस भी कहता है। ये आपका अग्नाशय से जो है आपका स्रावित होता है। ठीक है, और अग्नाशय से तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज।
ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज जो आपका स्टार्च और मड को पचाता है, और लाइपेज जो आपका वसा को पचाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। तो पूछा गया लाइपेज का एंजाइम का स्रोत क्या आपका, तो अग्नाशय है। तो अग्नाशय देखिए हमारा ऑप्शन नहीं है, तो कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, तो क्या हो जाता है अग्नाशय। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं परजीविता, सहजीविता, सभोजिता, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सृष्टि का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहजीविता, ठीक है। चलिए 61 की तरफ आते हैं। निम्न में कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, या इनमें से सभी। बताइए 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा कोबाल्ट। तो वे सभी खनिज जिनमें लोहा की मात्रा होता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हो गया मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि। और अलोह धात्विक खनिज क्या होता है, जिस धात्विक खनिज में लौह की मात्रा बहुत ही कम होती है उन्हें अलोह धात्विक खनिज कहा जाता है। अलोह धात्विक खनिज में जंग नहीं लगता है, अलोह धात्विक खनिज में जंग नहीं लगता है, जिसमें हो गया कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, सीसा एवं टीन इत्यादि। तो पूछा अलोह धात्विक खनिज कौन सा आपका, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट हो जाएगा, तांबा है, जस्ता है, और सीसा है, और टीन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतया प्रयोग किया जाने वाला तत्व है रेडियम, गैसोलीन, यूरेनियम, या ड्यूटेरियम। बताइए 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यूरेनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोगित तत्व को परमाणु ईंधन कहा जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम आदि हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है, एल्कीन और एल्काइन, या आयनिक बंध। बताइए 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एल्कीन। तो याद रखिएगा इसमें एक बंद होता है उसको क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं। इसमें दो बंद होता है उसको क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं। इसमें तीन बंद होता है उसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। कार्बन एकल आयुबंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसे एल्केन कहते हैं। और द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको क्या एल्किन कहते हैं, ठीक है। और त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो एक बंध रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा एल्केन, दो रहेगा एल्किन, और तीन गो रहेगा क्या हो जाएगा एल्काइन। सोना को घोला जा सकता है किसमें, तो किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक्वारेजिया, इसको क्या कहते हैं, एक्वारेजिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के क्रमशः 3:1 संयोजन से बनता है। इसका उपयोग सोना को पिघलाने में किया जाता है। इसे रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, इसे रॉयल वाटर के नाम से भी जो है जाना जाता है। चलिए 65 को बताइए आंसर क्या हो जाएगा। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तांबा और निकेल का, निकेल एवं जस्ता का, मैग्नीशियम एवं जस्ता का, तांबा एवं जस्ता का। बताइए 65 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता का। पीतल में जो होता है आपका 70% जो होता है आपका कॉपर होता है, ठीक है, और 30% क्या होता है आपका जस्ता होता है। तो कॉपर का हिंदी क्या होता है आपका, तांबा होता है। कॉपर का हिंदी क्या होता है आपका, तांबा। इसमें तांबा और जस्ता पाया जाता है, ठीक है। इसमें 70% आपका तांबा रहता है और 30% क्या रहता है आपका जस्ता रहता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है आपका, कहाँ किया जाता है, बर्तन तथा मूर्तियाँ आदि बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है पीतल का। चलिए 66 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक जेटा बराबर होता है 10⁻⁻24 या 10⁻⁻21 या 10⁻21 या 10⁻24। बताइए 66 का बताइए आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻21, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए 67 का आंसर बताइए क्या होगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है क्या चीज का, तो अत्यंत शुष्क मौसम का। किसका, अत्यंत शुष्क मौसम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अचानक गिरने से क्या होता है आपका, अचानक गिरना, तो बैरोमीटर का पाठ है अचानक गिरना, धीरे धीरे गिरना, धीरे धीरे उठना, अचानक उठना, ठीक है। तो अचानक गिरता है तो क्या होता है आपका, आंधी या तूफान आने की संभावना रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, बारिश या वर्षा होने की संभावना है। और धीरे धीरे जब उठता है तो क्या होता है, दिन साफ होने की संभावना। और अचानक उठता है तो क्या होता है, अत्यधिक शुष्क मौसम। चलिए 68 का आंसर बताइए क्या होगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है,
उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बाइफोकल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। यहाँ देखिए 3 अक्षर है, यहाँ कितना 4 अक्षर, ठीक है। अवतल लेंस कब क्या था आपका? 2 दृष्टि, ये 2 शब्द का है। अवतल क्या? 3 शब्द का, तो 2 1 3, तो इसका हाँ, तो 2 दृष्टि, तो उसके लिए क्या क्या था? उत्तल लेंस। और निकट, ये 3 अक्षर का है, कितना 4, तो निकट दृष्टि दोस्त में क्या? तो अवतल लेंस का। तो ये ट्रिक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ठीक है। चलिए 69 का बताइए क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष डैश के कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, परिकीर्णन या परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों। बताइए 69 का बताइए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों, ठीक है। इंद्रधनुष का निर्माण परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इंद्रधनुष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। तो आपको पता होगी। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, वह द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 70 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका सम्मिलित नहीं है? बता 70 का क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा सम्मिलित नहीं है? गति विषय का नियम न्यूटन ने दिया था, ये सही है आपका। प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत जो आपका थॉमस ने दिया था, थॉमस याग ने, ये सही है आपका। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, ये सही है आपका। लेकिन आपका जो बी है ये आपका सम्मिलित नहीं है, आपका जो बी जो सम्मिलित नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है आइंस्टीन ने दिया था। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? आपका स्नेल ने दिया था। किसने? स्नेल ने। किसने? स्नेल। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है स्नेल ने दिया था, ना कि आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। इसे याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? सप्तमुनि, सप्त महर्षि, सप्त ऋषि या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सप्तऋषि। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई थी, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। तो कौन कौन सा आपका? एक समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अवसंरचना एवं निवेश और सक्षमता को सामने रखना और हरित विकास और युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए 72 का आंसर बताइए क्या होगा? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया? 5.9%, 2.9%, 1.7% या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 72 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5.9%, ठीक है। एक और याद रखिए राजस्व घाटा, राजस्व घाटा कितना पर रखा गया है 2023-24 के लिए? तो 2.9, जीडीपी का जो है 2.9 जो है राजस्व घाटा है, ठीक है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना आपका? जीडीपी का 1.7%। अब प्राथमिक घाटा कितना आपका? 2.3% जीडीपी का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो अगर रिपीट कर देते हैं, राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 2.9% है और प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.7% है और प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का कितना? 2.3% है। ये कितना? 2023-24 का जो है बजट का अनुमान है। चलिए 73 का आंसर बताइए क्या होगा? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? बताइए 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कितना? 551.7 बिलियन डॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आर्थिक समीक्षा 2023 तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा क्या? व्यापार क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना? तो आपका कितना? 551.7 बिलियन डॉलर, ठीक है। चलिए 74 का आंसर बताए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कहाँ कहाँ? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सेवा क्षेत्र और कौन सा? व्यापार क्षेत्र। तो ये तीनों देखिए कौन सा आपका सबसे ज़्यादा किस में? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो किस में? हमारा ऑप्शन नंबर बी में। किस में? हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी।
जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? यादव की, राजपूत का, कोयरी का या बनिया का? बताइए 75 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? किसका? यादव का। ठीक है, तो जाति आधारित गणना 2022 का रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। इसमें सर्वाधिक आबादी यादव की है। कितना? 14.26%। कितना? 14.26% जो है यादव की आबादी है। ठीक है, दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई या पाकिस्तान? बताइए 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? यूएई। क्या हो जाएगा? यूएई। ठीक है, तो 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा इसका? 76 का हमारा आंसर क्या था? ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या? यूएई। ठीक है, तो मैंडूस जो आपका कहाँ पे? चेन्नई तट पे आया था। कहाँ पे? इसका नाम कौन दिया? यूएई दिया। ठीक है, एक याद रखिएगा सितरंग। यह जो है आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है प्रभावित हुआ था सितरंग से। ठीक है, इसका नामकरण दिया था थाईलैंड ने दिया था। और एक आसनी, यह जो है आंध्र प्रदेश और ओडिशा को जो प्रभावित किया था, इसका नामकरण दिया, आसनी का नामकरण किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया था। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? उदयपुर, जोधपुर, चंडीपुर या तिरुवनंतपुरम? बताइए 77 का आंसर हमारा बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? उदयपुर। तो G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर राजस्थान में हुआ। ठीक है, चलिए 78 का आंसर बताइए क्या होगा? कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है। 78 का बताइए कौन? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ICMR या बायोलॉजिकल ई लिमिटेड? तो बताइए 78 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोवोवैक्स वैक्सीन जो प्रोटीन सब यूनिट प्रकार की वैक्सीन है का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। ठीक है, ये भी याद रखिए। ये जो आपका पुणे की, इसका आधार पुणे वाला जो है इसके ऑनर है, और यह जो आपका पुणे का कंपनी है। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? बताइए 79 का बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। LVM-3 M3। तो वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को मार्च 2023 में LVM-3 और M3 प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। 36 उपग्रहों को। बताइए 80 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, केंद्र सरकार या CBI? बताइए 80 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना है। 81 का भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? बताइए 81 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले कौन से क्षेत्र? आपके मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन में नहीं रहता तो कौन रहता आपका? मध्य प्रदेश आपका 1 नंबर पे है, अरुणाचल प्रदेश जो आपका 2 नंबर पे है, और छत्तीसगढ़ जो आपका 3 नंबर पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन सा? आपका हरियाणा, पंजाब और गोवा। कौन सा है? हरियाणा, पंजाब और गोवा जो है सबसे कम वन आवरण वाले राज्य हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए 82 का बताइए आंसर क्या होगा? रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? बताइए 82 का आंसर हमारा बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, जिसे अगस्त 2022 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है आपकी? 75। ठीक है, कब तक? तो आपका 2022 अक्टूबर 2022 तक जो है आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है, अब 75वां रामसर स्थल कौन सा आपका था? 75वां कौन सा था? सलबुग। कौन सा? सलबुग आर्द्र भूमि। कौन सा? सलबुग आर्द्र भूमि। कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। तो सलबुग आर्द्र भूमि कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपका 75वां रामसर साइट्स था।
मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? बताइए 83 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या? ओडिशा। तो ओडिशा सरकार द्वारा मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। 84 का बताइए। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी या जापान? बताइए 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। तो अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो मार्च 2023 में भारत ने मैक्सिको के साथ किया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी, बीवीआर सुब्रमण्यम, अनिल कुमार लाहौटी, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए 85 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आपके पीएम होते हैं। कौन? पीएम। अभी कौन है आपके पीएम? नरेंद्र मोदी जी। यह इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और इसके सीईओ, इसके नीति आयोग के सीईओ कौन आपके? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम जो इसके सीईओ है। ठीक है, याद रखिए। और अनिल लाहौटी कौन है आपका? अनिल लाहौटी जो रेलवे बोर्ड के सीईओ है। रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है आपका? अनिल कुमार लाहौटी। इसे भी याद रखिएगा। चलिए 86 का बताइए क्या हो जाएगा? शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सत्य है? बताइए 86 का बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो 86 का क्या हो जाएगा हमारा? वे 7 बार लोकसभा के सदस्य थे, ये सही है आपका। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। वे जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी आपका सही है। तो आपका टोटल जो है ये इनमें सभी आपका जो है सही है। इनमें जो आपका सभी जो है सही है। ठीक है, ठीक है। ये जो था बिहार के मधेपुरा से 4 बार जो है लोकसभा के सदस्य रहे, और मध्य प्रदेश मतलब जबलपुर से 2 बार जो है लोकसभा के सदस्य रहे, और उत्तर प्रदेश के बदायूं से जो है 1 बार जो है लोकसभा के सदस्य रहे। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, ये भी याद रखिए। और वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। चलिए 87 का पता है क्या हो जाएगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या? चौथा, 7वां, 8वां या 13वां? बताइए 87 का आंसर पता क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या? चौथा। क्या? चौथा। ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या? चौथा है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन आपका? अमेरिका। इस सूचकांक पे पहले स्थान पे कौन आपका? अमेरिका। कौन है आपका? अमेरिका। ठीक है। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन आपका? भूटान। कौन है? भूटान। सबसे अंतिम स्थान पे भूटान है। इसका स्थान कितना है? 145वां। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पे कौन आपका? भूटान रहा। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा को जीआई टैग दिया गया? तेलंगाना, केरल या बिहार या असम? बताइए 88 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या? असम। तो दिसंबर 2022 में असम राज्य के गमछा को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और तेलंगाना का याद रखें जीआई टैग किसको दिया गया? तो तंदूर लाल चने। तो तंदूर लाल चने को जो है जीआई टैग दिया गया तेलंगाना राज्य में। ठीक है। और केरल में याद रखिए, केरल में जो आपका अट्टापड्डी थुआरा लाल चना, अट्टापड्डी थुआरा लाल चना को जो है केरल में जो है जीआई टैग दिया गया। ठीक है। बिहार में तो जानते हैं मिथिला मखाना को जो जीआई टैग दिया गया। चलिए 89 की तरफ आते हैं। चलिए 89 का आंसर बताया क्या होगा? फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4, 5, 6 या 8? बताइए 89 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 6 महिलाओं को। कितना? तो फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जारी की गई, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा बता दिया जाता है विस्तार से। ठीक है, तो चलिए बताते हैं पहला। तो देखिए 36, तो देखिए 36 नंबर पे कौन रहा आपका? निर्मला सीतारमण जी। कौन रहा? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी रहा कितने? 36 नंबर पे। ठीक है। और रोशनी और 53 53 नंबर पे कौन रहा आपके? रोशनी नडार। कौन रहा है? रोशनी नादार मल्होत्रा 53 नंबर पे रहा। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा जो रहा है 53 नंबर पे। ठीक है। और 54 नंबर पे रहा कौन आपके? माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच रहा है 54 नंबर पे। ठीक है। और 67 नंबर पे कौन रहा आपका? शोभा मंडल। कौन रहा है? शोभा मंडल। ठीक है, 67 नंबर पे। ठीक है। और 72 नंबर पे कौन रहा आपके? 72 नंबर पे कौन रहा आपके? किरण मजूमदार। 72 नंबर पे रहा किरण मजूमदार।
और 89 नंबर पे कौन है आपके फाल्गुनी नायर। 89 नंबर पे कौन है फाल्गुनी नायर। तो टोटल जो 6 महिलाओं को जो है भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया फोर्ब्स के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, ठीक है। तो 6 महिलाओं को शामिल किया गया, भारतीय 6 महिलाओं को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2, 6, 7 या 9? बताइए। 90 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कितने? 6। कितने? 6। तो कल भी बताया क्या था आपको, पद्म विभूषण जो आपका 6 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण जो 6 लोगों को, पद्म भूषण जो है 9 लोगों को, पद्म भूषण जो है 9 लोगों को, और पद्म श्री जो है 91 लोगों को, पद्म श्री जो है 91 लोगों को, और पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्म श्री 91 लोगों को। टोटल जो है आपका कितना? 91 और 9 कितना? 2, 91 9 कितना? 100 और 106, मतलब टोटल 106 लोगों को जो है दिया गया था इस बार 2023 में। 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 106 लोगों को। 64वां रमन मैगसेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? सोथियारा छिम, बर्नाडेट जे मैड्रिड, तदाशी हटोरी या उपयुक्त में से सभी? बताइए। 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोथियारा छिम, बर्नार्ड दे मैड्रिड और तदाशी हटोरी, इन सभी को दिया गया, ठीक है। इन सभी को जो है 64वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। सोथियारा छिम पूछा जा सकता है, सोथियारा छिम ये कहाँ के? आपके कंबोडिया के। कहाँ के? कंबोडिया के। और ये क्या आपके मनोचिकित्सक है, ये क्या आपके मनोचिकित्सक है। और पूछा जा सकता है बर्नार्ड डे मैड्रिड, ये कहाँ के? आपके फिलीपींस के। कहाँ के? ये फिलीपींस के। और ये जो बाघ या जो है आपका बाल रोग विशेषज्ञ, ये क्या आपका? बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक है। और तदाशी हटोरी जो आपका, यह कहाँ के? जापान के। तदाशी हटोरी कहाँ के? जापान के। यह क्या आपका? नेत्र रोग विशेषज्ञ, ये क्या आपका? नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक चौथा है वो याद रखिएगा, चौथा कौन? आपका गैरी बेन चेघिब, ये कहाँ का? इंडोनेशिया के। तो गैरी बेन चेघिब, गैरी बेन चेघिब ये आपका इंडोनेशिया के। ये कहाँ के? आपके ये क्या आपके? पर्यावरणविद हैं, इन्हें भी जो है दिया गया था, ठीक है। तो टोटल जो आपका इतने लोगों को जो दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। 4 लोगों को दिया गया था इस बार। कितने लोगों को? 4 लोगों को जो दिया गया था इस बार 1 में से, ठीक है। तो सोथियारा छिम, बर्नार्ड डे मैड्रिड और तदाशी हटोरी, और एक जो आपका गैरी बेन चेघिब को, जो कि इंडोनेशिया के हैं, वो जो पर्यावरणविद हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर 92 का बताया आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या छत्तीसगढ़? बताइए। 92 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, कहाँ से? मध्य प्रदेश के। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए जो लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। 600 वर्ग फीट का जो भूखंड दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 93 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार, सीबीएसई या बीएसएबी? बताइए। 93 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सीबीएसई। तो परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल की मदद से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह पर जो प्राप्त कर सकेंगे इस परीक्षा संगम पोर्टल के द्वारा। चलिए 94 को बताइए। दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, मेघना देसाई, सज्जन सिंह यादव या विमल जलान? बताइए। 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मेघना देसाई। क्या हो जाएगा? मेघनाथ देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सलमान रुश्दी की पुस्तक का क्या नाम है आपका? विक्ट्री सिटी। क्या नाम? विक्ट्री सिटी जो सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ठीक है। और विमल जलान की पुस्तक का क्या नाम है आपका? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये जो है विमल जलान की पुस्तक है। और सज्जन सिंह यादव की पुस्तक का क्या नाम है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ अ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये जो आपका सज्जन सिंह यादव की पुस्तक का नाम है। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, पंजाब, बेंगलुरु, राजस्थान? बताइए। 95 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर पुणे।
तो भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए 96 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा 96 का। तो ये मैथ का आपका सवाल 96 से 100 का आपका क्या मैथ का सवाल है, तो काफ़ी अच्छा है। तो 16, 18, 20 और 24 का आप एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लेके आप उसमें क्या कीजिए 8 जो है प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसको बना सकते हैं। तो 97 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 97 का क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी। और 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 219। और 99 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कितना 50। और 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, 40 टोटल कितना था 360 होता है। 360 भागा 40 कीजिए कितना 0 0 कटा, कितना बार कटे 9। तो 9 क्या हो जाएगा इस बहुभुज की भुजाओं संख्या कितना हो जाएगा 9। तो सिंपल है, तो आप मैथ को बना लीजिएगा। अगर मेरा मैथ का वीडियो देख रहे हैं तो आप इजीली बना सकते हैं सबको। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा, काफ़ी थोड़ा फास्ट मतलब आज कराया गया है। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट लगा बिहार दरोगा का, आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।